कर सके। मैं वो लड़की एक दूसरे के साथ मुस्कुराती नज़रें मिलाकर कुर्सियों पर आ बैठे और थोड़ी देर में हमारे आगे चाय बिस्किट मिठाई वगैरह लगा दी गई। उसके बाद घर के उस कमरे में जहाँ पहले मैं रहता था वहाँ बिस्तर वगैरह बदल के अच्छे तकिए के गिलाफ चढ़ा के तकिए चादर बिछा के उस कमरे को सजा दिया गया। तो मैं इस तैयारी को देख के समझ गया कि घर वाले इस शादी पे राज़ी हैं। अब जब खाने खाने का टाइम आया तो मेरे बहन भाई मुझसे कहें कि उस लड़की के थाली में से खाओ और उसको कहते हैं कि भैया की थाली से खाओ। ऐसा हमने पहले कभी किया नहीं था और ना ऐसे सोचा था, लेकिन मैं हैरान रह गया कि उस लड़की ने मेरे ही सब्जी दाल दही और रोटी लेके खाना शुरू कर दिया। तो मजबूरन मुझे भी ये दिखावा करना पड़ा। रात को हमें कमरे में बंद कर दिया गया। एक गिलास गरम गरम दूध छुआरे उबाल कर ढक के रख दिया और मेरी बहन ने उसको कहा, भाभी ये दूध भैया को पिला देना। अब हम दोनों, क्योंकि वो पलंग डबल बेड तो था नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन आज ज़रूरत थी तो था नहीं। हम सिमटे सिमटाए से एक दूसरे के पास बैठे रहे काफ़ी देर। हमें बातें होती रही, लेकिन तभी मुझे लगा कि कहीं किसी दरवाजे की दरारों में से किसी छेद में से हम पे नज़र ना रखी जा रही हो। तो मैंने उठकर लाइट बंद कर दी और हम लेट गए। हमने एक दूसरे से वही दूरी बनाए रखी जो उधर मंदिर में रहती थी, और जैसे कैसे हमें नींद आ गई। सुबह उठ के तैयार हुए, उसने रसोई में काम संभाला और मेरी मम्मी और बहन उसको बताती रही, आटा यहाँ पे है, परात यहाँ पे है, छाननी यहाँ पे है, चाय का सामान इत्यादि, घी तेल सब उसको बताया गया। इसी तरीके से हमने बिना किसी झंझट के वो छुट्टी के 5 दिन बिताने थे। लेकिन हमें अचानक ही बिना बताए किसी न किसी परीक्षा में डाल दिया जाता। हम लोग उस परीक्षा में पास भी हुए। तभी मेरा भाई मामा जी के घर से एक कैमरा ले आया, उसमें रील थी नई। कहने लगा, आज पूरी रील में आप दोनों की फ़ोटो खींची जाएगी। अब परिवार के सदस्य के साथ हमारी फ़ोटो अलग अलग पोज़ों में, यहाँ तक कि उसको मेरी छाती के साथ लगा के बिठा के उसकी फ़ोटो, उसके कंधों पे मेरा हाथ रख के फ़ोटो, और ना जाने किस किस पोज में फ़ोटो खिंचाते रहे। बीच बीच में हम हिचकिचाते थे तो हमें शक भरी नज़रों से देखा जाता था। उसके बाद
हमें लोकल ही रहने वाले रिश्तेदारों के यहाँ न्योते आने लगे। हम लोग वहाँ गए। अब समस्या ये थी कि उसके पास ऐसे कपड़े नहीं थे कि जो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ डाल जा सकते। इसके लिए मुझे बाज़ार जाके जेब ढीली करनी पड़ी। तो वो लड़की कहने लगी, वाह, ये तो मेरा बड़ा फ़ायदा हुआ, अब मेरे पास वो सूट हो गया। मैंने कहा तुमको मैं इधर ही छोड़ जाऊंगा, ठीक है, तुम्हें सभी बहुत पसंद कर रहे हैं, तुम यहाँ आराम से रहना। वहाँ कहा तुम पहाड़ी ऊंचाइयों नीचाइयों पे चलोगी। तो वो हंस के कहती, और मैं रह लूँगी इधर, अब मैं घर की बहू हूँ। लेकिन जब मैं रिजर्वेशन कराने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने लगा तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि इसकी भी सीट बुक करा लेना, क्योंकि जब तक रीति रिवाज के साथ, चाहे वो मंदिर में ही हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, हम इसको अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि कानूनी झंझट खड़े हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारी बहनों की शादी कैसे होगी। तो मुझे और उस लड़की को बेरंग गाजियाबाद से लौटना पड़ा, और ये अच्छा ही था, क्योंकि इस नाटक का अंत तो होना ही था, क्योंकि उस लड़की को मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पे अकेले नहीं छोड़ सकता था, उसको उस जगह के बस में नहीं छोड़ सकता था कि बिठा सकता था, और अकेला रात के टाइम वो कैसे बस की सवारी करती। इसलिए मजबूरन हमें ये रूप अपनाना पड़ा। हम लोग जैसे ही बस अड्डे पे उतरे जाके, तो मैंने उसको कहा कि तुम पिछले दरवाजे से उतरना और मैं सबसे आखिर में अगले दरवाजे से उतरूँगा और अपनी राह पे चले जाऊँगा। तुम मुड़कर मेरी तरफ ना दिखना, ना मैं तुम्हें देखूँगा। हो सकता है पुलिस वाले तुम्हें तलाश रहे हो, घर वाले तुम्हें तलाश रहे हो, और खाम कहाँ फंस जाए। तो वो कहने लगी, इतने दिन मैं कहाँ रही, मैं उनको क्या कहूँगी। मैं कहा, देखो, मेरी पत्नी बनकर घर जाने का विचार तुम्हारा था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आगे की समस्या का हल भी खुद निकालो, क्योंकि मुझे ऐसी योजनाएं बनाना नहीं आता है। वो कहने लगी, ठीक है। वो चले गई। उसके बाद हम पहले की तरह ही मंदिर में मिलते, वो मुझे प्रसाद और चरनामत वगैरह देती, और हम लोग एक पेड़ के पास बैठ के बातें करते। एक दिन इतवार का टाइम था, संडे को, तो मैं जल्दी नाश्ता करके मंदिर चले गया, और वादे के अनुसार वो भी आ गई। मंदिर में प्रसाद चढ़ा के, अगरबत्ती धूप जला के, मैं और वो आके फिर उसी जगह पेड़ के नीचे बैठ गए। मैं और वो दिन भर भूखे प्यासे बातें करते रहे। अब हमारे बीच गाजियाबाद की बातें होती कि कैसे वो दिन बीते, वो दिन कितने अच्छे थे, काश कि ये
सपना ना हो के सच्चाई में बदल गया होता तो कितना अच्छा था। अचानक वो उदास हो गई, कहने लगी घर वाले उस लड़के की धमकी के कारण फिर मुझे कह रहे हैं कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। लेकिन अब इसी लोकल जगह पे तुम्हारे साथ मैं रह भी नहीं सकती कि मैं घर से अलग हो जाऊं। मैंने उसको हंसाने की कोशिश की और मैं उसकी तरफ देख के जोर जोर के हंस के बोल रहा था। तभी पीछे से एक पुरुष की आवाज़ आई। आवाज़ काफ़ी भारी थी। उसने कहा, फौजी बाबू साहब। मैं चौंक पड़ा। मैंने उस लड़की को देखा तो लगा वो भी कुछ अचकचा गई है, जैसे हमारी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने को देखा, वो एक हट्टा कट्टा डोगरा पंजाबी आदमी था और उसके पहनावे को, माथे पे त्रिपुंड को देखकर और बनियान में झांकते जनेऊ को देख के मैं समझ गया कि वो शायद मंदिर का पुजारी ही होगा। उसने मुझे इशारा किया, मैं आ गया उसके पास और मैंने उसको झुक के प्रणाम किया। उसने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया और मुझे कहने लगा, आप ये क्या कर रहे थे जी? मैं कहा, कुछ नहीं जी, मैं बैठा था जी। कहता, आप अकेले में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। मैंने दूर से तुम्हें देखा कि तुम अकेले ही, ऐसे लगता जैसे किसी से बात कर रहे हो। तुम्हारे हाथ उठते थे, तुम आगे को झुकते थे, पीछे को झुकते थे और हंसने लगते थे, फिर चुप हो जाते थे जैसे कुछ सुन रहे हो। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा, जी सर क्या कह रहे हैं आप? मैं अकेला कहाँ था? कहते, क्यों? मैं क्या पागल हूँ, नशे में हूँ? तभी तो मैं आपके पास आया कि लगते तो फौजी हो, क्योंकि लोकल तो लग नहीं रहे और फौज के अलावा कोई और बाहर के आदमी इधर है नहीं। हो गई, लेबर मजदूर होते हैं तो उनका पहनावा तुम्हारे जैसा नहीं है। उसने कहा, किससे बात कर रहे थे, दिखाओ। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं हैरान रह गया। मैं कहा, जी वो पास के गांव की एक लड़की है जिससे मैं मंदिर में मिला हूँ, उसी से बातें कर रहा था। कहता है, कहाँ है वो लड़की भाई? मैं कहा, सर आपको देख के भाग गई होगी, घरेलू टाइप की लड़की है, तो वो कैसे यहाँ रुकती? कहना, बाबूजी आओ मेरे कमरे में। तब उसने बताया कि कई सालों से यहाँ एक आत्मा वास करती है और उसको मैंने कई बार देखा है। ये वही लड़की होगी, लेकिन वो इस टाइम मुझे नज़र नहीं आई थी। फौजी, आप की और उसकी दुनिया अलग है, योनियाँ अलग है, मुकद्दर अलग है और आप इस तरीके से उससे मिलते रहे और उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया,
तो ये आपका भाग्य है। मैंने कहा क्या वो पहले किसी को नुकसान पहुंचा चुकी है? कहने लगा नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कोई उसके इतने करीब भी नहीं आया था। उसने मुझे कहा बाबूजी आप कृपया अपनी सर्विस पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको भक्ति भाव है तो किसी और मंदिर में आप, जो कि बाज़ार में हो, काली माता का एक मंदिर है, वहाँ जाइए, लेकिन कृपा करके यहाँ मत आइएगा, क्योंकि कोई नुकसान ना हो जाए। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं चारों तरफ देखा। इतने दिन हम साथ रहे, घर में गाजियाबाद में वो मेरे साथ कमरे में रही, लेकिन मुझे कभी कोई आभास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे बदन में एक सिरन दौड़ गई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं थी। मैं धीरे धीरे मंदिर की पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थरों की सीढ़ियाँ उतरते हुए वापस अपने हेडक्वार्टर आया, और अपने कमरे का ताला खोल के मैं अंदर गया। जूते चप्पलें उतारी और अपने बेड पर लेटकर मैं उस लड़के के विचारों में खो गया। अभी भी मुझे कई बार याद आता है कि वो कौन थी, क्या वास्तव में वो एक अच्छी आत्मा थी, लेकिन वो इस रूप में क्यों थी? उसने अपने पिछले जन्मों में ऐसा क्या किया होगा जो उसे इस योनि में जन्म लेना पड़ा। थैंक्स। आप भी बताइएगा कि क्या ऐसा होना उसके किसी गुनाहों की तरफ इशारा करेगा। थैंक्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे किसी अगली कहानी में।